सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक, और इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर बताइएगा कि आज का यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर यह पढ़ाई 5 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हो बहू हो सकेगा तो 5 भी लड़ेगा या 1 से 2 तो क्वेश्चन कन्फर्म लड़ जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं या विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं वही आपको बताना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, आंसर देकर आप लोग लिखिएगा उत्तर में कि विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है। क्या है? तो विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि सभी जंतु हो गया आपका और कवक इत्यादि। यह सभी के सभी क्या है? तो विषमपोषी पोषण है। क्यों? क्योंकि यह सभी जीव अपने द्वारा भोजन नहीं करता है बल्कि दूसरे जीवों के भोजन पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अगर 2 नंबर चाहिए तो यह क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा बाबू, आता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि विषमपोषी पोषण, अपना भाषा में लिखिएगा कि विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी स्वयं ग्रहण नहीं करता है बल्कि दूसरे जीवों के भोजन पर आश्रित होता है यानी निर्भर होता है, तो उसे ही विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में आप कहोगे या सभी जंतु क्या? तो सभी जंतु कवक या सभी के सभी क्या है? तो विषमपोषी पोषण है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है? बिल्कुल अपने भाषा में लिखना है और अपने भाषा में ही लिखा गया है और सभी क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं जिससे वायु का हानि होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग उत्तर में या आंसर में लिखिएगा, आप लोग आंसर देकर लिखिएगा कि वायु प्रदूषण के कारक मुख्य है, यानी वायु प्रदूषण के कारक मुख्य कारक क्या है? तो निम्न है। आप लोग लिख सकते हैं कि वायु, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वायु प्रदूषण के कारक मुख्य निम्न है। और उसके बाद नीचे लिखिएगा, आप लोग नंबर देकर लिखिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पहला में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा नंबर देकर लिखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दूसरा में आप लोग लिख दीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और तीसरा में आप लोग लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या लिखिएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तीसरा में आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। आपको 100% 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो समझ में आया? यह क्वेश्चन याद करने वाला है, आप लोग याद कर लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का गुणधर्म लिखे बाबू, आता है यह क्वेश्चन। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का गुणधर्म बताना है हमें। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि बेकिंग सोडा का गुणधर्म निम्न है, यानी बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का गुणधर्म निम्नलिखित है। आप लोग लिख दीजिएगा और जस्ट इसके नीचे लिखिएगा 1 नंबर देकर लिखिएगा। क्या कीजिएगा? तो 1 नंबर देकर लिखिएगा कि यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है। यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कैसा पदार्थ है? तो रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है बेकिंग सोडा। आप 1 नंबर में लिख दीजिएगा इसे। और 2 नंबर में आप लोग डैश देकर नीचे लिखिएगा 2 नंबर में कि यह जल में कम घुलनशील है। क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है वह जल में कम घुलनशील है। और तीसरा नंबर में लिखिएगा कि इसका जलीय विलयन जो होता है वह क्षारीय कलर का होता है, यानी इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप लोग लिख दीजिएगा सिंपल सा। और 4 नंबर में आप लोग लिखिएगा कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है। क्यों 7 से ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका जलीय विलयन क्षारीय है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। आपको याद कर लेना है। और 5 नंबर में आप लोग डैश देकर लिखिएगा यहाँ पे कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। तो आपको यह 5 पॉइंट लिख देना है। आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपके मुट्ठी में एकदम हो जाएगा।
और हो सकता है आज के क्लास का यह 5 क्वेश्चन ही आपके पेपर में छप जाए, ऐसा भी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 4 नंबर में कि धोबन सोडा का उपयोग लिखिए। बाबू आता है क्वेश्चन, तो धोबन सोडा का बोलेगा आपको 2 उपयोग लिखने के लिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, उत्तर जरूर देकर लिखिएगा। इसी प्रकार से लिखिएगा कि धोबन सोडा का निम्न उपयोग है, यानी धोबन सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। बहुत सारा उपयोग है, परंतु हमको 2 उपयोग लिखना है और 2 नंबर मिल जाएगा। और पहला उपयोग में आप लोग लिखिएगा कि यह यह जल का अस्थायी कठोरता को दूर करता है। क्या करता है? तो पहला में आप लोग लिखिएगा कि यह जल का अस्थायी कठोरता को दूर करता है। दूसरा में आप लोग लिखिएगा कि घरों के साफ सफाई हेतु हम लोग धोबन सोडा का उपयोग करते हैं। तो घरों को साफ सफाई करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो धोबन सोडा का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग यह 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मुट्ठी में। समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों को नाम लिखना है। तो आप लोग उत्तर में देकर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? उत्तर देकर लिखिएगा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा उत्तर देकर या आंसर देकर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम निम्न है। क्या है? तो निम्न है यानी बहुत सारा है, आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे। और तब इसके नीचे लिखिएगा। इतना लिखने के बाद आप लोग इसके नीचे लिखिएगा पॉइंट देकर कि क्लोरोफिल पहला कौन सा पदार्थ है? तो पहला क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप लोग CO2 बोलते हैं। तीसरा सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। चौथा में लिखिएगा जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिससे पेड़ पौधे में पत्तियों तक भोजन का आदान प्रदान होगा। और क्वेश्चन पूछता है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा, और भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा बाबू आज के क्लास का? आज का क्लास का यह क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग एक कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। यह सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास था। कौन सा क्लास है? तो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास था। आप लोग जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर पसंद आया तो इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कराएंगे, वरना आपका एक भी कमेंट नहीं आएगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो आपको एक कमेंट करके जरूर बता देना है। बाबू यह हो सकता है 5 में 5 क्वेश्चन भी लड़ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। यह पढ़ लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और शेयर करके जरूर बता दीजिएगा। ओके बाय।